हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्लास 9th की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है हमारे, ये 3 वीडियोज़ में डिवाइडेड है। ओके, पहला जो ये वीडियो है हमारा, फर्स्ट वीडियो, ये हमारा वर्क का है। सेकेंड वीडियो हमारे एनर्जी की है एंड थर्ड वीडियो हमारा पावर का है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पावर के कॉन्सेप्ट्स को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क क्या होता है, वर्क के होल कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वर्क के कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस को हम देखेंगे क्लास 9th लेवल पर, जितने भी जो भी आपके सिलेबस में है। ओके, तो चलिए यहाँ से वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो का एजेंडा क्या है। आज हम क्या सीखने वाले हैं, एजेंडा मतलब हम क्या सीखने वाले हैं, इस वीडियो का पर्पस क्या है। ओके, और अदर वर्ड्स में कहें तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद हम ये समझ सकेंगे कि वर्क क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम समझ सकेंगे। ओके, इसकी यूनिट हम जान पाएंगे। सेकंड, हम ये जान पाएंगे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। थर्ड, हम ये जान पाएंगे कि वर्क किन कंडीशंस में ज़ीरो होता है। वर्क किन कंडीशंस में ज़ीरो होता है। ओके, हम इन 3 चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ये 3 चीज़ हम जानने के बाद हमारे लिए अप टू क्लास 9th लेवल वर्क के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं डेफिनेशन से कि वर्क का डेफिनेशन क्या होता है। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो वर्क होता है वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होता है। वो क्या होता है? एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होता है ऑफ अ बॉडी। अब इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले ये समझते हैं। ओके, एक्चुअली में सपोज़ मानिए कि एक आदमी है जो कि दौड़ रहा है एक ट्रैक पर। ओके, तो ये कब तक दौड़ेगा? अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, मैं बोलूँगा कि आप दौड़ो, आप बोलोगे कहाँ तक दौड़ना है, मैं बोलूँगा दौड़ते रहो जितना दौड़ सके हो। ओके, तो आप दौड़ना शुरू करोगे और आप कब तक दौड़ोगे? आप कब तक दौड़ोगे? जब तक आपके अंदर एनर्जी रहेगी। अगर मैं एक नॉर्मल भाषा में बात करूं, नॉर्मल लैंग्वेज में एकदम बात करूं, एकदम प्रॉपर नॉर्मल लैंग्वेज की तरह, तो लोग क्या कहते हैं कि यार मैं थक चुका हूं क्योंकि मेरे अंदर की एनर्जी ख़त्म हो गई है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी अगर आपके अंदर है तो आप बाहरी एक्शंस को परफॉर्म कर पा रहे हैं, यानी आप एक्सटर्नल एक्शंस को परफॉर्म कर पा रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक रनिंग, वॉकिंग, सिंगिंग, राइटिंग, एनीथिंग, जो भी आपके फिजिकल एक्सटर्नल एक्शंस हैं आप उसे परफॉर्म कर पा रहे हैं अगर आपके अंदर एनर्जी है तो। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल एक्शंस आप परफॉर्म करते हो ना, उसी को वर्क कहा जाता है। ओके, अब ये फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क का क्या मतलब होता है मैं ये आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ये आदमी दौड़ता है ना, तो फिजिकल एक्शन क्या दिख रहा है कि फिजिकल एक्शन ये दिख रहा है कि यार ये रनिंग कर रहा है एक ट्रैक पर। तो ये रनिंग क्या है? ये रनिंग वर्क है इसका। और ये कब तक दौड़ेगा? जब तक इसके अंदर एनर्जी रहेगी। जब तक इसके अंदर क्या रहेगी? एनर्जी रहेगी। यानी अभी हमने शुरुआत किया है, तो अगर दिमाग में एक चीज़ रखिए कि जब तक एनर्जी है तब तक वर्क है। इसका मतलब ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि यार एनर्जी जो है एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के। जब तक एनर्जी तब तक वर्क, एनर्जी डाउन वर्क डाउन, है ना। देखिए फिजिक्स क्या कहता है इस बारे में, आपके टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा होगा। फिजिक्स ये कहता है कि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन ही होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस लाइन को पहले समझते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब अगर हम लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब ये होता है, वर्क डन मे बी डिफाइंड एज work done may be defined as the product of force applied and displacement of a body in the direction of force in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, ये आपका डेफिनेशन है जो आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस डेफिनेशन को आपको रट लेना है, इसको समझना है कि ये लिखा क्या हुआ है। देखिए चीज़ें क्या है ना कि आप 9th में फिजिक्स के टॉपिक को पढ़ते हैं और उसी टॉपिक्स को आप हायर लेवल पे भी पढ़ते हैं जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं। तो सेम टॉपिक को हम पढ़ते हैं, तो डिफरेंस क्या है हायर क्लासेस में और हमारे लोअर क्लासेस में? डिफरेंस ये है कि आप अगर आप 9th में वर्क को पढ़ते हैं तो वो आपको बहुत प्रिसाइज फॉर्म में दिया रहता है, टू द पॉइंट दिया रहता है, आपको बस कुछ ही सिनेरियोज़ को देखना होता है। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो आपके बहुत सारे सिनेरियोज़ क्रिएट हो जाते हैं, यानी आपकी थिंकिंग स्किल को बढ़ाया जाता है। ओके, तो थोड़ा सा अपनी थिंकिंग स्किल को ब्रॉड करके सोचिएगा। ओके, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज़ अब देखिए मेरे सामने एक मैंने इमेज लेके रखा है, इसको तो ये इंसान को तो आप सभी जानते होंगे, रोनाल्डो सर। ओके, अब इमेजिन कीजिए कि आप जिस स्पोर्ट्स की भी आप फ़ैन हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई किसी को क्रिकेट अच्छा लग रहा हो, किसी को फुटबॉल अच्छा लगता होगा, मुझे ये बेस्ट एग्जांपल लगा तो मैं ये आपके सामने शो कर रहा हूँ। अब देखिए मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, देखिए फिज़िक्स, मेरे हिसाब से फ़िज़िक्स आपको बहुत अच्छी सी तब आएगी जब आप विजुअलाइज़ करेंगे चीज़ों को, मन में सोचेंगे कि अच्छा वाकई ऐसा हो रहा है क्या। तो थोड़ा सा विजुअलाइज़ कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। सपोज़ कीजिए आप टीवी देख रहे हैं और टीवी में रोनाल्डो एक गोल करने वाला है। सपोज़ हमारे सामने यहाँ पर एक गोल है, सॉरी, ओके, मैं यहाँ पर एक गोल बना देता हूँ आपको। ओके, सपोज़ हमारे सामने ये गोल है और रोनाल्डो गोल करने वाला है। रोनाल्डो दौड़ के आया, इस बॉल को किक करने ही वाला था और बॉल को किक कर भी दिया, बॉल कुछ दूर पर उड़ी और फिर टीवी ऑफ हो गया। कैसा लगेगा आपको? आप एक्साइटेड थे कि रोनाल्डो गोल करने वाला है, वो दौड़ा, बॉल को हिट भी किया, बॉल कुछ दूर तक फ्लाइटेड मोड में थी और टीवी आपको ऑफ हो गया, आपको पता ही नहीं चला गोल हुआ कि नहीं हुआ, है ना? अब देखिए इस केस पर हमारा क्या होगा, इस केस में हमें इरिटेशन होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने बस हाफ पिक्चर देखा, आपने फुल एक्शन को नहीं देखा, आपने बस हाफ एक्शन को देखा कि रोनाल्डो ने बॉल को हिट किया है। ओके, अब इस बात को समझिए, वर्क डन क्या कहता है हमारा? अगर हम वर्क डन को देखें तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इस एक्शन की बात करूं, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, इस एक्शन में आप देखिए टीवी ऑफ होने तक क्या सिनेरियो हमारे सामने था कि रोनाल्डो ने बॉल को हिट किया है। इसका मतलब रोनाल्डो ने बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाया है, ठीक है? यानी ये पिक्चर हमारा फोर्स तक का तो हमने देख लिया, लेकिन अब ये बॉल कितनी दूर गया या गोल के अंदर गया कि नहीं गया या गोल को मिस करते हुए बाहर निकल गया, ये हमने नहीं देखा, ठीक है? तो फोर्स क्या है? ये वर्क डन के हाफ पिक्चर को शो करता है। अगर हम फोर्स की स्टडी करते हैं तो हम बस ये देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर क्या चेंज हो रहा है। ओके, जैसे इस बॉल पर इसने फोर्स लगाया तो बॉल फ्लाइटेड मोड में आ गई। अब ये कहाँ गई ये हमें नहीं पता है, कहाँ गई इस चीज़ को पता करने के लिए हमें फुल एक्शन को देखना पड़ेगा और इसी स्टडी को हम वर्क कहते हैं, ठीक है? अब देखिए फॉर एग्जांपल
ये बॉल थी, बॉल को इसने रोनाल्डो जी ने यहाँ पर किक किया, तो इसको हम मतलब बॉल पर फोर्स लगाया। ओके, तो हाफ मोड पर हमें ये तो पता चल गया कि बॉल के ऊपर फोर्स लगा है। अब मान लीजिए टीवी ऑफ नहीं हुई होती, टीवी ऑफ नहीं हुई होती और मान लीजिए रोनाल्डो हैं द गोट, ओके, तो ये बॉल मान लीजिए गोल के अंदर चली गई होती और ये गोल हो जाता। ओके, तो रोनाल्डो ने यहाँ पर इस फुटबॉल पे फोर्स लगाया और ये बॉल इतनी दूरी को उसने ट्रैवल किया है, यानी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब आप इस पूरे पिक्चर को अगर आप देखेंगे ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनके प्रोडक्ट को क्या कहा गया है? वर्क। दिस इज द वर्क। ओके, एक फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल गोल के अंदर गया और आपने इस पूरे एक्शन को देखा है, इंक्लूडिंग द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल एंड द डिस्प्लेसमेंट डन बाय द बॉल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही वर्क कहा जाता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन क्या कहा जाता है? वर्क कहा जाता है। तो इसका मतलब वर्क क्या है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखिए, फोर्स का डायरेक्शन भी इसी तरफ था, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हुआ, तो हमें वर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ, बॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल कर दिया। ठीक है, ये पूरा एक्शन था जो कि समझना था आपको। ये बातें समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल चलिए और लेते हैं। देखिए, ये भी मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, इस एग्जाम्पल को हम बाद में देखते हैं। ओके, ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक और चीज़ लेते हैं, रनिंग वाला केस। ओके, ओके, सपोज ये आदमी दौड़ रहा है इस ट्रैक पर। जब ये दौड़ रहा है तो इसके अंदर एनर्जी होगी। अब ये आगे कब दौड़ेगा, ये इस पर अपनी स्पीड कब बढ़ाएगा? जब ये फोर्स लगाएगा। ओके, ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में अपने बॉडी के ऊपर, ताकि बॉडी की मोशन फास्ट हो, बहुत तेज़ दौड़ सके। और ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। सपोज ये दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आ गया, मान लीजिए। ओके, ये दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आ गया, तो इसने फोर्स अपने बॉडी पर फोर्स लगाया था इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है इसका इस तरफ, इन द सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब अगर मैं इस पूरे सिनेरियो को देखूं, तो ये पूरा सिनेरियो क्या है हमारा? वर्क डन बाय द बॉडी। ये है वर्क डन। जब हम पूरे एक्शन को देखते हैं, इंक्लूडिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, आप किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने के बाद वो किधर जा रहा है, यानी उसके एंड रिजल्ट तक आप उसको देखते हो, तो इस कॉम्बिनेशन को, इस सिनेरियो को वर्क डन कहते हैं फिजिक्स की भाषा में, फिजिक्स के लैंग्वेज में। समझ में आया? कोई दिक्कत है इस पर आपको? तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट नोट करने वाली है। ये जो पॉइंट मैं नोट करा रहा हूँ, उसमें से कुछ पॉइंट्स आगे चल के आपके काम आएगी। अभी मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कि एनर्जी, जितनी एनर्जी आपके अंदर है उतना ही वर्क आप कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वर्क डन इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, आपके बुक में भी ये चीज़ दिया गया होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, और लास्ट में एक लाइन लिखा गया होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो अभी आपको ये समझना है कि वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तभी होता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। आर
हैविंग सेम डायरेक्शन। अब आपके यहाँ क्वेश्चन उठना चाहिए कि डायरेक्शन सेम ना हो तो क्या करें, है ना। देखिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट, आपको लॉजिक्स लगाने आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, डेफिनेशन तो सर आपने कह दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्क डन, ठीक है। क्वेश्चन यही उठता है कि अगर डायरेक्शन ही सेम ना हो तो सपोज मान लीजिए, ज़रूरी थोड़ी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है। अब ये आदमी है, ये इसको किक करेगा, तो ज़रूरी थोड़ी है कि फोर्स इस तरफ लगाया है तो बॉल इसी तरफ जाती है। इतना परफेक्ट शॉट एक प्रोफेशनल लगा सकता है, बट अगर कोई हम लोग जैसे लोग हैं जिनका कोई प्रोफेशन, जैसे फुटबॉल हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हम बॉल को किक करते हैं तो ज़रूरी थोड़ी कि जिस तरफ फोर्स लगाएंगे उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। बॉल इधर उधर भी जा सकता है, तो क्या इस केस में वर्क डन नहीं हुआ हमारा? क्वेश्चन तो यहाँ ये उठता है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, सपोज करिए, अरे ये कुली भैया बार बार आ जा रहे हैं, कुली भैया को हम नीचे भेजते हैं, इनका भी काम नहीं है। हाँ, सपोज करिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक बॉडी है हमारा, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अगर ये इधर खिसक गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये इधर आ गया घूमते हुए, तो डेफिनेशन के हिसाब से ये वर्क डन हो गया। सपोज फोर्स लगाने में हमसे गलती हो गई, ओके, और फोर्स हमारा ऐसे लग गया ऊपर की तरफ, ओके, ये ऊपर की तरफ फोर्स लग गया है, पर डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ हो गया हमारा, तो क्या इस केस में वर्क डन नहीं होगा? ये क्वेश्चन है, बताइए आप सोच के। तो आंसर है कि यस, वर्क डन होगा, ओके। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर सेम नहीं है, डायरेक्शन अगर नहीं है सेम, तो भी वर्क डन होगा, तो भी हमारा वर्क डन होगा, ओके। लेकिन ये चीज़ें अभी आपके कोर्स में नहीं है, ये चीज़ें आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों है, उसका रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम डिफरेंट डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे सामने एंगल का जिक्र होता है, एंगल की बातें होती हैं, तब हमें यहाँ ये देखना पड़ता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, ओके, इसका जिक्र होता है। तो ये बातें आपको तब समझ में आएगी जब आप क्लास 10th में, आई थिंक अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो क्लास 10th में आपकी एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में। जब आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास 11th में आपको डिफरेंट डायरेक्शंस के बारे में पढ़ाया जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यही रीज़न है कि क्लास 9th में आपके जो वर्क के कॉन्सेप्ट हैं उसको लिमिटेड रखा गया है, और लास्ट में एक टर्म जोड़ दिया गया है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब हम इन द डायरेक्शन की बात करते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जीरो एंगल होता है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, एंगल हमारा ज़ीरो हो गया, ओके। अब ज़ीरो एंगल क्यों हो गया है, तो ज़ीरो एंगल होने से क्या हुआ, ये भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको वैल्यू समझ में आएगी। फिलहाल मैं आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए एक बात बता दे रहा हूँ कि वर्क डन का जो पूरा फॉर्मूला होता है वो होता है एफ कॉस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अगर एंगल ज़ीरो है तो मतलब थीटा की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है। और जब हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आता है, और इसी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं अभी क्लास 9th में।
समझ में आया? ओके चलिए, अब इनका जिक्र आने ही वाला है तो इनको अब हम नहीं रिप्लेस करेंगे, नहीं तो सर गुस्सा आ जाएंगे, है ना। तो जरिए ठीक है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा होता है, ये फुल फॉर्मूला होता है। ओके, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आई मीन द सेम डायरेक्शन होता है, सेम डायरेक्शन होने के कारण जो एंगल होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। जब 0 डिग्री हो जाता है तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है। तो कॉस थीटा यानी 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है। इसी के कारण एफ एस 1 इज इक्वल टू वर्क डन, और हमारा वर्क डन का फॉर्मूला बन गया एफ एस व्हेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हैविंग सेम डायरेक्शन। और ये चीज़ें अभी आपको क्लास 9th में पढ़नी है। तो बात आपको समझ में आई कि वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों है। आपके डेफिनेशन में अगर आप टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे तो उसके डेफिनेशन में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या इन द सेम डायरेक्शन क्यों लिखा रहता है, ये आपको समझ में आया। ओके, फोर्स क्या है, वर्क डन के फुल पिक्चर के आधे पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है, आधे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है फोर्स। रिजल्ट को कौन डिसाइड करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक्शन और रिजल्ट हम दोनों देखते हैं तो हमारा वर्क डन बनता है। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब हम इसकी यूनिट की बात कर लें अगर, ओके, तो अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका न्यूटन मीटर हो जाता है। और इसको हम लोग जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वर्क डन की यूनिट क्या हो जाती है, जूल हो जाती है। अब इससे आपको ये भी समझ में आ गया एक चीज़ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, ओके, तो आपने क्लास 8th में पढ़ा है कि एनर्जी की यूनिट जूल होती है और वर्क की भी यूनिट क्या है, जूल है हमारी। तो इससे क्या समझ में आया आपको, यूनिट अगर सेम है इसका मतलब जो एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, जो वर्क है वो हमारी एनर्जी है। ठीक है, वर्क क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल वर्क होता, आई मीन एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जो हमें दिखता है सामने। और एनर्जी क्या है, आपकी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है। जब आपके शरीर में एनर्जी होगी, जैसे मेरे अंदर एनर्जी है तभी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे अंदर यानी मेरे बॉडी में एनर्जी है, ओके, तो मैं बोल रहा हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ वो हमारा वर्क डन है। इसका मतलब जितनी एनर्जी रहेगी, जितना जूल रहेगा मेरे अंदर, उतना जूल मैं आपसे बोल रहा हूँ, या आई मीन बोल पाऊँगा। ओके, क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसका मतलब वर्क डन हमारी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, बाहरी प्रॉपर्टी है, ओके, एनर्जी हमारे इंटरनल प्रॉपर्टी है बॉडी की। ओके, ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यूनिट भी आपकी क्लियर हो गई, डेफिनेशन भी क्लियर हो गया, फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, ओके, अब हम जानते हैं कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जहां वर्क डन हमारे ज़ीरो हो सकते हैं। कंडीशंस व्हेन वर्क डन बिकम्स ज़ीरो। ओके, तो द फर्स्ट कंडीशन है इफ फोर्स एंड displacement are having 90 degree of angle or perpendicular to each other, then
वर्क डन बिकम ज़ीरो इज ज़ीरो। पहला कंडीशन तो ये है। ओके, पहला कंडीशन क्या है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाए, यानी परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के, तब हमारा वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। दूसरा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी कंप्लीट वन साइकिल on a circular track। ओके, जब कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में ट्रैवल करती है ना, एक कंप्लीट सर्कल में ट्रैवल करती है, तब हमारा वर्क डन क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। इसका क्यों ज़ीरो होता है वो भी बताते हैं अभी। ऐसा कुछ सर्कुलर ट्रैक की बात नहीं हो रही। सर्कुलर ट्रैक इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके, लेकिन अगर मैं बताऊंगा अगर आपको सर्कुलर ट्रैक का कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वर्क डन और भी किस केस में ज़ीरो हो सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर हैविंग 90 डिग्री ऑफ एंगल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वर्क डन इज़ ज़ीरो। ठीक है, इसी के लिए मैंने ये भाई साहब को रखा था। देखिए, आप इस कूली को देखिए, ओके, और इस पर रखे हुए बैग को देखिए। अगर आप बात करेंगे कूली की, ओके, मैं यहाँ पर बनाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि ये भाई साहब ने कुछ बैग लिया होगा। ओके, तो देखिए हो क्या रहा है इसमें। इस बैग के ऊपर कूली ने इस बैग को ऊपर की तरफ ढकेला है, ऐसे सपोर्ट के लिए रखा है ना। इसका मतलब कि ये बैग पर कूली ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? बिल्कुल लगा रहा है, तभी तो बैग ऊपर की तरफ टिका हुआ है। फोर्स लगाता तो बैग धड़ाम से नीचे गिर जाता, लेकिन ये बैग को ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। इसका मतलब ये कूली बैग पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। अब क्या हो रहा है कि कूली इस डायरेक्शन में चल रहा है, इधर चल रहा है। अगर कूली चलेगा तो बैग भी कूली के साथ है, तो बैग भी चलेगा ना। अब इसको थोड़ा सा डायरेक्शन को देखिए कि फोर्स हमारा, मैं इधर बना रहा हूँ, फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब कूली के द्वारा बैग पर लगने वाला वर्क क्या है हमारा? ज़ीरो है, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया है। ये बात समझ में आई? अब मैथमेटिकली मैं आपको बता देता हूँ कि 90 डिग्री मतलब क्यों ज़ीरो हुआ। तो इस पॉइंट को डिस्कस करें। अगर फोर्स मैंने पहले बताया था एफ एस कॉस थीटा होता है। इफ़ थीटा डिग्री अगर 90 होती है तो कॉस थीटा, इसका मतलब कॉस 90 डिग्री हमारा ज़ीरो होता है। जिस तरह से कॉस 0 डिग्री हमारा 1 होता है, ये वैल्यू है। देखिए, आप क्लास 10th में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आप इन वैल्यूज़ को आपको याद रखनी पड़ेगी। फ़िलहाल आपको समझाने के लिए मैं 2 वैल्यूज़ आपके सामने लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, कि क्यों ये ज़ीरो हुआ ये आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस रट रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए कॉस 90 हमारा क्या है? ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे आप ज़ीरो की वैल्यू को रखिए, एफ एस कॉस 90, ओके, 90 डिग्री है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो एफ एस कॉस 90 इज ज़ीरो, देन ज़ीरो इंटू ज़ीरो एफ एस, इट विल बिकम ज़ीरो, ज़ीरो जूल, द वर्क डन बिकम ज़ीरो। हो क्या? इसीलिए वर्क डन ज़ीरो हुआ। इसीलिए जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में परपेंडिकुलर एंगल होता है या 90 डिग्री का एंगल होता है, तब वर्क डन हमारा क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो आपके केस में 2 ही चीज़ों का जिक्र किया गया है। चलिए वो तो मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में जब मैं समरी में बताऊंगा तो आपको समझाऊंगा। तो ये केस समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो या परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तब वर्क डन ज़ीरो होता है। और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
के बीच में एंगल कैसे डिटरमाइन करें, तो ये देखिए इस तरीके से आप फिगर बना लिया कीजिए, तो आपको समझ में आएगा फोर्स किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो आपको एंगल समझ में आएगा और इस एंगल से आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि 90 डिग्री है कि नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है तो वर्क डन हमारा जीरो हो जाता है। देखते हैं ये भी कैसे होता है। देखिए ये सर्कुलर ट्रैक है हमारा। ओके, मान लीजिए यहाँ से कोई आदमी शुरू किया दौड़ना, ऐसे शुरू किया दौड़ना, दौड़ते 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 एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर लिया। अब इस यहाँ पे आके वापस खड़ा हो गया। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं था, यहीं से तो शुरू किया दौड़ना, और एंडिंग पॉइंट भी यहीं है, यहीं पर आके रुक गया। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर हमारा सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है हमारा, ज़ीरो हो जाता है। ये तो पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। सपोज करिए ये कोई आदमी है जो पॉइंट ए से शुरू किया है और पॉइंट सी यहाँ पर है हमारा। सपोज करिए पॉइंट, ये आदमी जो है ए से बी तक गया, बी से सी तक गया। सपोज ए से बी तक 10 मीटर है, बी से सी तक हमारा 6 मीटर है, और ए और सी के बीच में दूरी है हमारी, ए और सी के बीच में दूरी है हमारी 7 मीटर। ओके, ये आदमी ए से बी गया, बी से सी गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, दो टर्म है यहाँ पर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 10 + 6 16 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये आदमी कहाँ से शुरू कर रहा है, ए से शुरू कर रहा है, ख़त्म कहाँ पर कर रहा है, सी पे ख़त्म कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, यानी स्ट्रेट दूरी होती है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट ए और सी के बीच में कितनी की दूरी है, 7 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, 7 मीटर। ओके, उसी तरह से किसी आदमी का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर दोनों बराबर हो जाता है, जहाँ से शुरू किया वहीं पर आके ख़त्म कर दिया, जहाँ से शुरू किया है वहीं पर आके ख़त्म कर दिया है, जस्ट लाइक इन सर्कुलर ट्रैक। यहीं से शुरू किया दौड़ना, यहीं पर आके ख़त्म कर दिया, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में तो कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, यानी एस हमारा ज़ीरो हो गया है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू ज़ीरो, देन वर्क डन बिकम ज़ीरो जूल। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये सिर्फ सर्कुलर ट्रैक की बात नहीं हो रही है। सर्कुलर ट्रैक तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। सपोज़ कीजिए एक हम रेक्टेंगुलर पाथ भी ले लेते हैं। एक आदमी यहीं से शुरू किया चलना, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे आ गया, जहाँ से शुरू किया वहीं पर आके ख़त्म कर दिया। तो इस केस में भी वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको ये नहीं देखना है कि सर्कुलर ट्रैक पर ये ज़ीरो हो रहा है, आपको ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क डन ज़ीरो होगा। ये बातें क्लियर है आपको, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझनी चाहिए। तो हमारे दो केसेस थे, आई होप आपको क्लियर होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री हो तो वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ट्रैक पर मूव करे तो वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। ये बस एग्जाम्पल है, आपको ये समझना चाहिए कि सर्कुलर ट्रैक ही नहीं, कोई भी ट्रैक हो जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है। ओके, हाँ, उसका एग्जाम्पल है ये सर्कुलर ट्रैक। कोई ऑब्जेक्ट अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, एक कंप्लीट साइकिल पूरा करता है सर्कुलर ट्रैक पर, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो यानी वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये थे हमारे वर्क डन की कुछ कहानी, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आई होप आपको समझ में आए होगी। ओके, तो एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या है। ओके, अगर हम समरी के तौर पर देखें, फर्स्ट थिंग वर्क डन
is external property of a body. ये बॉडी की एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होती है. दूसरी चीज, एनर्जी इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी. ओके, मतलब जितनी एनर्जी है उतना ही वर्क कर पाएंगे. इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क. वेट, ओके, नाउ अब देखिए एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क. ये बस आपको ओवरव्यू है समझने के लिए. इसका एक बहुत सारे, अगर आप क्लास 11th में जाएंगे तो बहुत ब्रॉड तरीके से पढ़ेंगे. इसका एक थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम. ओके, तो उन चीज़ों को मैं नहीं बता रहा हूँ. मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्लास 9th के लेवल पर. ओके, जो आपको समझ में आए, ताकि आगे चल के अगर आप इन चीज़ों को ब्रॉड वे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये. ओके, उसके बाद हमने पढ़ा वर्क डन का डेफिनेशन कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द व्हेन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. अब ये सेम डायरेक्शन क्यों है, क्यों लिखा गया आपके टेक्स्ट बुक में सेम डायरेक्शन, इसे भी हमने जाना है. ओके, सेम डायरेक्शन होने से थीटा ज़ीरो हो जाता है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ज़ीरो हो जाता है, जिससे कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है. इसीलिए ये फॉर्मूला आया है. फिफ्थ चीज़, वर्क की यूनिट क्या होती है. वर्क की यूनिट जूल होती है. सिक्स्थ, और क्या हमने जाना, और हमने ये जाना है कि वर्क डन किन कंडीशंस में ज़ीरो होता है. तो हमने दो कंडीशंस देखे हैं यहाँ पर. फर्स्ट कंडीशन, जब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट. सेकंड कंडीशन, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो. ओके, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सर्कुलर ट्रैक. कंप्लीट साइकिल ऑन सर्कुलर ट्रैक. ओके, तो ये इन पॉइंट्स को हमने आज जाना और इन पॉइंट्स को आज हमने समझा. तो होप आपको ये वीडियो वर्क के बारे में जो मैंने आपको डिस्कस किया, आपके साथ मैंने डिस्कस किया है, एनालाइज़ किया है और आपको समझाया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एनर्जी स्टार्ट करने से पहले वर्क डन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा, जिससे आपके और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. और नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होता है. ओके, जो कि आपके कोर्सेज में दिया हुआ है. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. आप वर्क डन को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को लगाइए, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए. मैं सबके कमेंट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. ओके, सो वीडियो को एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टाटा, बाय बाय.